गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी। हम आपका 11th क्लास की यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट की हुई थी एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। इसमें हमने अब तक जो टॉपिक्स हम कर चुके थे, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे किया था आपके पास डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ये आपने की थी। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ा था वो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है। अब हम फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर कर चुके थे, तो उसके बाद आपका जो कंसेप्ट आया, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एटम है, एटम कैन बी डिविजिबल क्योंकि इट इज़ मेकअप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इनका बना होता है, तो मीन्स वो आपका डिविजिबल होता है। ठीक है। अब डिविजिबल है, उसमें फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो कंसेप्ट है वो आपका दिया जो मॉडल ऑफ एटम थे उन्होंने। एंड earlier 2 मॉडल ऑफ एटम आए। सबसे फर्स्ट हमने किया था थॉमसन मॉडल। यहाँ पे हमने 2 मॉडल किए थे। थॉमसन मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल ऑफ एटम। एंड सेकंड हमने किया था रदरफोर्ड्स। ठीक है। रदरफोर्ड्स ने हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो ये बताया कि जो भाई एटम होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, एंड सेकंड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है। ये आपका जो रदरफोर्ड थी, उस रदरफोर्ड मॉडल था, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फर्दर स्टडी के लिए आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, अब ये देखा गया भाई आपके पास कहीं ना कहीं लाइट का कंसेप्ट आया। भाई जो लाइट है ना, लाइट में आपका लाइट स्पेक्ट्रम देखा गया। तो लाइट स्पेक्ट्रम से हमें ये कंफर्मेशन हुई भाई जो लाइट है वो आपका स्पेक्ट्रम शो करती है। मीन्स स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है कि खुद को 7 कलर में आपका क्या कर लेती है, स्प्लिट अप हो जाती है, यू कैन से दैट। ठीक है। अब जो लाइट का स्पेक्ट्रम था वो किसने एक्सप्लेन किया, उसके लिए हमें नेचर ऑफ लाइट को पढ़ना पड़ेगा। नेचर ऑफ लाइट, या यू कैन से रेडिएंट एनर्जी, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा सबसे पहले, लाइट स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले। अब रेडिएंट एनर्जी का जो कंसेप्ट है या नेचर ऑफ लाइट, वो आपका एक्सप्लेन किया। 2 थ्योरीज आपके पास आई। सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एंड सेकंड जो आपकी थ्योरी आई, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड आपकी आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसने हमें क्या बताया, नेचर ऑफ लाइट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दी। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने हमें बताया भाई जो रदरफोर्ड मॉडल है ना, उसमें तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। अब उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें तो कोई एक ऐसा मॉडल ऑफ एटम चाहिए जो फिजिबल हो, जो हर जगह क्या हो, आपका अप्लाई हो सकता हो, ज़्यादा स्टेबल हो, यू कैन से। ठीक है। तो उसके लिए ये थ्योरीज आने के बाद, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो भी आपके पास डेवलपमेंट हुई, तो उसके बाद आपके पास एक मॉडल आया जिसको हमने नाम दिया अल्टीमेट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने हमें एक्सप्लेन की। इसने हमें जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, उसके लाइन स्पेक्ट्रम को भी इसने आपका डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है। अब हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे जाने से पहले हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। हमने यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है। एंड यू कैन से द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहाँ पे हमने वेव के बारे में पढ़ा, वेवलेंथ, वेव होती क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देन हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है कि जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनको अकॉर्डिंगली अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वो एक स्पेक्ट्रम सा बन के तैयार हो जाता है जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया है।
ठीक है। उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया भाई आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। सबसे पहली बात तो उसने हमें ये नहीं बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ठीक है। मीन्स उसने सिर्फ जो आपके फिजिक्स के टॉपिक्स आते हैं लाइट में, लाइट वाला जो चैप्टर आएगा उसमें आएंगे इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया ना, तो उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया। भाई यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, यदि किसी मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये आगे आप फर्दर पढ़ोगे ना। उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताया। ब्लैक बॉडी आपके पास क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो आपके पास पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जो हर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। उसको हम ब्लैक बॉडी बोल देते हैं ना। उसने वो एक्सप्लेन किया ना। उसने लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। सो उसको आपके पास फर्दर फिनोमिना को डिस्कस किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद। जो हमने आज का जो मेन टॉपिक है वो आपको करना है, दैट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये आपका जो ड्रॉबैक्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, उसको ओवरकम करने के लिए फर्दर आपके फिनोमिना को डिस्कस किया गया। अब ये मैं बुक में से आपको समझाती हूँ, ये देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। थोड़ा सा देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है कि आयरन की बार है आपके पास। जब आप आयरन को आप हीट करना शुरू कर देते हो, जब आप हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, यू कैन नोटिफाई इन योर डेली लाइफ, ठीक है। यहाँ से जो आयरन की जो रोड होती है, जो बार होती है, जब हीट करते हो तो पहले तो वो रेड हो जाती है, रेड हॉट। हमने बहुत बार बोला भी है रेड हॉट हम करते हैं किसी भी चीज़ को। ये हम जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो ना, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए होते हैं वहाँ पे आप फ्यूज़न ट्यूब को रेड हॉट करते हो, ठीक है। मीन्स हाई टेम्परेचर पे हीट करना। ऐसे ही आपका आयरन भी क्या हो जाता है, फर्स्ट तो वो रेड होता है, देन इट कन्वर्ट टू येलो, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको हाई हीट देते रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, अल्टीमेट वाइट, एंड वाइट के बाद क्या हो जाता है, ब्लू। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट तो हुआ रेड। रेड का मीनिंग कि जो उसकी आपके पास यू कैन से फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है। जैसे जैसे आपने हीटिंग की तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यही कंसेप्ट जो ये चीज़ यहाँ पे बोली हुई है ना, ये हमने पता करना है, यही इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं आपके पास ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी जो परफेक्टली अब्जॉर्बर या रेडिएटर हो एनर्जी का, मींस जो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, और जो रेडिएशन एमिट करती है उसको आप क्या बोलते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो बेटा यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो हमें क्या बोलती है, उसने हमें ये बोला कि जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो आपने पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, वो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि जो आपके पास एनर्जी है वो एमिट होती है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट जो एनर्जी है मीन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसके कहने का मीनिंग ये इक्वेशन है बेटा, आप माइंड में रखना आपका कि जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास एनर्जी है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला हुआ है कि भाई जो एनर्जी है, फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें ये बोलती है कि वो ना तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना वो आपकी वेवलेंथ पे, मीन्स न्यू एंड लैम्डा, इस पे तो आपकी डिपेंड करती ही नहीं है एनर्जी, ठीक है। क्या बोलती है वेव थ्योरी, वेव थ्योरी हमें ये बोलती है आपके पास यदि आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है उसको आप हीट करते हो तो कलर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हालांकि जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती हैं, बट द कलर शुड बी सेम,
ठीक है। अब यहाँ पे आयरन रोड में क्या हो रहा है, आयरन रोड में मैंने आपको क्या बताया, आयरन की जो रोड है वो सबसे फर्स्ट क्या होती है, रेड होती है, उसके बाद क्या होती है, येलो होती है, उसके बाद क्या होती है, वो वाइट हो जाती है, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। यहाँ पे तो क्या हुआ, ये तो हमने जो डेली जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया, इसमें तो ये फाइंड आउट किया आपने एनर्जी दी, कलर में चेंज आ रहा है भाई। इसका मीनिंग है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ योर मेन पॉइंट, यही आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, मीन्स आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आपने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो आपने जो कंसेप्ट दिया था वो तो फेल हो जाता है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब आप स्टडी करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो हमें ये बताया था, ना तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एनर्जी। मीन्स कलर तो सेम रहना चाहिए, इंटेंसिटी हालांकि वेरी कर सकती है, बट ब्लैक बॉडी में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से हमने क्या स्टडी किया, अभी कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज होने की वजह से मीन्स क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, देखो यहाँ पे ग्राफ आपका दिया हुआ है, ग्राफ में आपकी वेरिएशन दे रखी है इंटेंसिटी की वर्सेस वेवलेंथ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यहाँ से देखो क्या फाइंड आउट हुआ, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हो, वेवलेंथ आपने डिक्रीज़ की तो इंटेंसिटी आपकी साथ साथ क्या होगी, या यू कैन से जैसे आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर क्या होता है, अल्टीमेट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यदि आप फर्दर इंटेंसिटी को आप डिक्रीज़ करोगे तो जो वेवलेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास जर्नल सा ग्राफ है, माइंड में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से जो मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या रखना है कि यदि आप किसी भी बॉडी को हीट करते हो तो हीटिंग के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें बताया था कलर सेम रहना चाहिए, बट कलर सेम नहीं रहता, कलर चेंज होता है, कलर के चेंज होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है, एक तो ये आपकी जो लिमिटेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, दैट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपने पता कर लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी, एंड कहाँ पे फेल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास जो यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि लाइट की किसी सरफेस पे फॉल करने से इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, मींस करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे देखो क्या होता है आपके पास, देखो बेटा यहाँ पे जब भी आप किसी रेडिएशन को, दैट इज़ द इंसिडेंट रे, ये आपका मेटल सरफेस दिखाया हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन को आप फॉल कराते हो मेटल के सरफेस पे, जैसे ही वो मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है उसके पास एटलीस्ट इतनी फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए कि वो यहाँ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है व्हेन रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। कहने का मीनिंग क्या है, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस एंड इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस, द इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन आपके अमिट हुए, दीज इलेक्ट्रॉन, इनको आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ये चीज़ समझ आई। अब देखो यहाँ पे क्या आपका शो किया हुआ है, ये आपका एपरेटस यहाँ पे पर्टिकुलर शो किया हुआ है, यहाँ पे आपकी इवैक्यूएटेड ट्यूब का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, दिस इज़ कैथोड, कैथोड से आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैथोड के साथ आपकी मेटल सरफेस से जोड़ा हुआ है कैथोड को, लाइट को आपने एक्सपोज कराया मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुए, इजेक्ट हुए। डिटेक्टर आपने लगाया हुआ है एंड टुवर्ड्स एनोड, डिटेक्टर आपका क्या डिटेक्ट करेगा कि जो आपकी जो
इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड यू कैन से इसको डायरेक्ट डिटेक्टर को आप जब एमीटर से जोड़ दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। यदि आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो लाइट आई मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट हुए तो एमीटर में क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन ने हमें क्या बताया कि जो आपके पास करंट है वो फ्लो किया सर्किट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको आपने क्या नाम दे दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके निकल के आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यदि मेटल सरफेस से आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो जो इंसिडेंट लाइट है उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को आप क्या बोल दोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि आप फॉल करोगे सिर्फ तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, अब देखो यदि आपके पास क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम हुई, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट वहाँ पे नहीं होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यदि ज़्यादा हुई तो जो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एक बार कॉपी में मैं आपको समझा देती हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने ये बोला है आपके पास मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपकी न्यू जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेस देन न्यू नॉट, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। यदि वो आपकी क्या हुई, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब आपकी जो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गए, उसके लिए तो इतनी एनर्जी चाहिए, बाकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। मीन्स आपके पास ऐसा हो सकता है यदि आप इसको न्यू टेस्ट शो करते हो तो, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही बात मैंने यहाँ पे बोली है। अब नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट आता है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बोलें तो उसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो। यदि आप एनर्जी की फॉर्म में बोलते हो तो मिनिमम एनर्जी जिससे अबव आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या कंसेप्ट निकल के आया कि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट हुए उसकी किस पे डिपेंड की, उसकी डिपेंड किस पे की, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हुए वो आपका डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो करेंगे दैट इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।